नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं आज इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस। फ्रेंड्स, आज टेंस को हम एक एक करके बारी बारी से बहुत ही बारीकी से हम टेंस के बारे में सारी बातें जानेंगे, बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को अवश्य दबाना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक टेंस। तो फ्रेंड्स, बात करें टेंस की तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेंस, TENSE, टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है और टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस आपको मैं शॉर्ट में टुकड़े करके लिख रखा है, ये मीनिंग PRESENT, प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है भविष्य। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि ये जो पेन है ये मेरे हाथ में है, तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट में, वर्तमान में ये पेन मेरे हाथ में है। लेकिन जैसे ये पेन है ये गिर गया नीचे, तो गिर गया मतलब कि जो पेन की कंडीशन है, पेन पास्ट टेंस में पहुंच चुका है। पेन कोई भी काम 1 सेकंड से पहले हुआ हो चाहे वो पास्ट में चला जाता है। अब बात करें फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस क्या होता है फ्रेंड्स? फ्यूचर टेंस का मतलब कोई भी काम 1 सेकंड के बाद में करेंगे वो काम भी फ्यूचर में ही कहलाएगा, वो काम भविष्य में कहलाएगा। जैसे मैं लिखूंगा, जैसे अभी मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैं लिखूंगा, चाहे 1 सेकंड बाद ही लिखूंगा, वो ही टेंस फ्यूचर टेंस कहलाएगा। वो बात फ्यूचर में चली जाएगी, भविष्य में कहलाएगी वो बात। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं और 3 टेंसों के 4 भाग करेंगे हम। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से 3 × 4 12 है। कुल टेंस 12 हो जाएंगे। तो देखते हैं कुल टेंस 12 कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के 4 भागों के। पहला जो भाग है वो है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसे हिंदी में कहा जाता है अनिश्चित काल। नंबर 2 है कॉन्टिन्यूअस। इन मीनिंग्स के मैंने टुकड़े इसलिए कर रखे हैं क्योंकि कोई भी नया स्टूडेंट्स, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट्स इनको पढ़ेगा तो ये मीनिंग उनको आसानी से याद होंगे। कंटिन्यूअस का मतलब इस टेंस में काम लगातार चलता है, लगातार चल रहा है। इस टेंस में लगातार काम चल रहा है, काम रुका नहीं है, लगातार काम चल रहा है। इसलिए इस टेंस को हिंदी में कहा जाता है अपूर्ण काल। क्या कहा जाता है? अपूर्ण काल। नंबर 3 टेंस की बात करें हम, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब कोई काम अभी अभी हमारी आंखों के सामने ही हुआ हो 2-4 मिनट के अंदर अंदर, तो वो टेंस परफेक्ट कहलाता है, अर्थात पूर्ण काल कहलाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, PERFECT, परफेक्ट CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब फ्रेंड्स होता है कि कोई भी काम पास्ट से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है और साथ में इसमें समय दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रत्येक एक टेंस के 4 भाग होते हैं और कुल 3 टेंस हमारे पास में है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके 4 भाग कुल मिलाकर के 12 टेंस हो गए। अब हम एक एक करके सभी टेंसों को डीपली पढ़ेंगे और आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। मैं आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी टेंस को जब हम सीखते हैं, किसी भी टेंस को सीखने के लिए हमारे पास में 3 चीजें अवश्य होनी चाहिए। वो 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? देखो बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास में होना चाहिए सब्जेक्ट।
उसके बाद में हमारे पास में होनी चाहिए वर्ब, और उसके पास में हमारे पास में अदर वर्ड। हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। ये दो चीजें हमारे पास में होना बड़ा आवश्यक है किसी भी टेंस को, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, सब्जेक्ट और वर्ब। तो अब मैं आपको एक एक बहुत ही बारीकी से एक एक बात बताऊंगा, आप वीडियो को पूरा देखें बस। बशर्ते आज का जो टेंस है वो विद्यार्थियों की जो टेंस की जो समस्या होती है, वो टेंस मतलब विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी टेंशन होती है। तो आज ये जो हम टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको आप भविष्य में कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा मैं आज आपको ये टेंस पढ़ा कर जाऊंगा। तो अब बात करते हैं हम कि सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आपने मेरे नाउन और प्रोनाउन के वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप उन वीडियो को, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर के नाउन और प्रोनाउन के वीडियो को अवश्य देखें, वहां पर आपको बताया जाएगा सारी बातें। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, या सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, या तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या सब्जेक्ट प्रोनाउन। नाउन आप सभी को पता है, नाउन क्या होता है? नाउन होता है नाम। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। दुनिया में, इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन है। और दूसरी बात, यहां पर बात करें प्रोनाउन की, तो फ्रेंड्स प्रोनाउन मैं आपको अभी बताऊंगा प्रोनाउंस होते क्या है। देखिए, आई, वी, यू और दे, ये प्रोनाउन है। नंबर दूसरा, ये हम इसको प्रोनाउन चलो छोड़ो, दूसरा हम लिखते हैं ही, सी, इट या कोई नाम। देखो, ये प्रोनाउन है। इन प्रोनाउंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे यूज करेंगे, आप देखते रहिए। आई, वी, यू, दे, इनके साथ में ओनली V1 लगेगी, ओनली V1 लगेगी। और ही, सी, इट या कोई नाम के साथ में V1 के साथ में प्लस S या ES का प्रयोग हम इस टेंस में करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा। आई, वी, यू, दे के साथ में ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट या कोई नाम के साथ में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में S या ES अवश्य लगाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम इस टेंस में करेंगे। ये हमने जाना सब्जेक्ट के बारे में। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। अब हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। वर्ब हमारे पास में दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। तो आपको बता दूं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है डू। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू लगती है। देखो, आई, वी, यू, दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब तो कैसी लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। ये डू भी मेन वर्ब है, लेकिन अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी। देखो, डू, देखो यहां ही समझाता हूं मैं। ये जो डू है, ये क्या है? डू। ये किसके साथ में आएगा? आई, वी, यू और दे, इन सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग किया। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट या कोई नाम हो जाए तब हम इस डू को ही प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में डू ही है, लेकिन तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देंगे। तो यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर ये डू हेल्पिंग वर्ब है, इसके लगा देंगे हम ईएस, इसलिए बन जाएगा डज। अब हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब दो हो गई है, एक डू और एक डज। डू आई वी यू दे के साथ में प्रयोग किया जाएगा, और जो
डज है वो ही, सी, इट या कोई नाम के साथ में प्रयोग किया जाएगा। ये आपके समझ में आया होगा। वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे डू के रूप में। ये डू है, आई, वी, यू, दे के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, इसलिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो डू का प्रयोग। जैसे ही, सी, इट या कोई नाम होगा सब्जेक्ट, तब हम इस डू के ईएस लगा देंगे, क्योंकि ही, सी, इट या कोई नाम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है, इसलिए डू के साथ में एस या ईएस लगाने से ये डज बन गया है। यहां तक आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसके बाद में हम बात करते हैं अदर वर्ड की। अदर वर्ड फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, वर्ब के बाद में आने वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी। अब विद्यार्थियों के जीवन में एक समस्या बहुत बड़ी ये भी है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगाएं और ईएस कब लगाएं। ये मेरे भी समस्या हुआ करती थी जब मैं पढ़ता था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि कब एस लगाया जाता है और कब ईएस लगाया जाता है। देखो आपको बता देता हूं, एक बार मैं वो सारे वर्ड आपके सामने, वो सारे लेटर मैं आपके सामने लिख देता हूं जो वर्ब के अंत में आते हैं, लास्ट में आते हैं, और उन वर्ड्स को देखकर हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि वर्ब के लास्ट में अंतिम जो लेटर कौन कौन से हो, हम पहचान जाएं कि इस वर्ब के अंत में एस लगेगा या फिर ईएस लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी वर्ब के अंत में एस, किसी भी वर्ब के अंत में क्या हो, एस हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, ओ हो, एक्स हो या डबल जेड हो, इनमें से किसी भी वर्ब के अंत में आपको कोई सा लेटर दिखाई दे तो आप बिना बेझिझक आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ईएस लगा देना, क्योंकि ये नियम है। एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स, डबल जेड, ये किसी भी वर्ब के अंत में आपको दिखाई दे तो आप बेझिझक क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ईएस। आप ईएस लगा देना, ईएस लगा देना। जैसे यहां पर डू है, इसके अंत में हमें क्या दिखाई दिया, ओ, इसमें भी नियम में दे रखा ओ, तो क्या लगा देंगे, ईएस। इस प्रकार से ईएस, अभी मैंने आपको बताया कि डू के ईएस लगाने से डज बना है। ये देखो, ये ब्लैक और रेड जो लेटर्स में लिख रखा है। दूसरी मीनिंग हमारे पास में है एस एच, आर यू एस एच, आर यू एस एच, ये एस एच रहा, और एस एच, इनमें से कोई सा भी लेटर आपको दिखाई दे अंत में तो क्या लगा देंगे, ईएस, रसीज। तीसरी जो वर्ड हमारे पास में, तीसरा जो मीनिंग है वो है डबल जेड। अंत में क्या दिखाई दे रहा है, डबल जेड, और किसी भी वर्ब के अंत में डबल जेड दिखाई दे तो हम क्या लगा देंगे, ईएस। इस प्रकार से आप ये नियम ध्यान में रखें, किसी भी वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स और डबल जेड हो तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ईएस लगा दें। ये आपको कब लगाना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम दिया हुआ हो, आपको तब लगाना। यहां तक आपको मैं आशा करता हूं समझ में आया हुआ होगा। इसके बाद में एक और आपके लिए एक और बात बताता हूं कि अगर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके अंत में क्या आ रहा हो, वाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या आ रहा हो, वाई, वाई आ रहा हो, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट दे रखा हो, उससे पहले क्या दे रखा हो, कोई कॉन्सोनेंट, जैसे टी, आर, वाई। यहां पर ये ट्राई वर्ड, ट्राई, प्रयास कर, ये वाई आ रहा है अंतिम अक्षर, और इससे पहले ये जो आर है ये क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। क्या आ रहा है, कॉन्सो NANT, कॉन्सोनेंट। ये क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। वाई आए किसी वर्ब के अंत में, उससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो हम आई को, तो हम वाई को आई में बदल देंगे। वाई को किस में बदल देंगे, आई में। जैसे देखेंगे टी,
और वाई को आई में बदल देंगे और अंत में लगा देंगे ES। ये आपको ध्यान में रखना है, ये नियम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक और बताता हूं मैं, जैसे आपके पास में कोई वर्ब हो फलाई, FLY, अब इस फलाई में S लगाएं या ES लगाएं, इसको आप इस तरीके से ध्यान में रखें। अंतिम वर्ड Y है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो FL और जो Y है इस प्रकार से जो आपको दिखाई दे कि अंतिम अक्षर Y हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो Y को I में बदल दें। Y को किस में बदल देंगे? I में बदल दें और ES लगा दें। ये भी आपके लिए नियम लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक बहुत ही अहम जानकारी आपको दे दूं कि ये एस या ES ये आपको केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव वाक्यों में एस या ES नहीं लगेगा, वहां पर आपको केवल V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा। देखो इसके बाद मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये आपने देखा Y वाला नियम। इसके बाद मैं आपको Y वाला ही दूसरा नियम और बताता हूं, जैसे JOY। यहां पर इसमें अंतिम जो लेटर है वो Y है, लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि ये क्या है, ये है वाउल, VOWEL, ये वाउल है। किसी भी वर्ब का अंतिम अक्षर Y हो, उससे पहले वाउल हो, तो इसमें केवल S का प्रयोग किया जाएगा, अंत में केवल S लगाया जाएगा, ना कि ES। ES तब लगाया जाएगा जब अंतिम अक्षर Y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। अब मैं आपको एक बार आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इनको मिटा दूंगा और आपके लिए और बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब तक हमने जितनी भी जानकारी इस टेंस के बारे में ली, उसके आधार पर अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। बता दूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, किताबों में ऐसा लिखा हुआ होता है, ता है, लिखा हुआ होता है, ता है, ती है, ते है। ये किताबों में ऐसी पहचान लिखी हुई होती, क्या लिखी होती है? पहचान। लेकिन पहचान हम 12 टेंसों की याद रख कैसे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहचान को याद न रखें। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ प्रयोग होता है ये सुने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम डेली रूटीन, जब हम कोई कार्य करते हैं रूटीन से रोज करते हैं, ऐसे सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का निर्माण हम करेंगे। जैसे हम डेली रूटीन के काम कौन कौन से करते हैं, जैसे मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं भागता हूं, वह सोता है, वह नहाता है, हम जागते हैं। जितने भी जो काम करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, उठते हैं, भूलते हैं, जागते हैं, याद करते हैं, ते हैं, ती हैं, अपने आप ही आ जाएगा, ता है, ती है, ते है। अंत में किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता, ती, ते हैं आ जाए, ता है, ती है, ते है आ जाए, तो आप समझ लेना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। उसको हम बनाएंगे कैसे, देखो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल कहे तो अफर्मेटिव, साधारण सेंटेंस, साधारण वाक्य। नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और हम यहां पर नेगेटिव लिखना भूल गए हैं, NEGATIVE, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इन 4 प्रकार के सेंटेंसों का हम एक साधारण सेंटेंस हम लिख लेते हैं, जैसे कि मैं प्रयास करता हूं। उसके बाद हम यहां पर स्ट्रक्चर लिख रखे हैं, उस स्ट्रक्चर की सहायता से हम इस टेंस का निर्माण करेंगे। देखो मैं प्रयास करता हूं, सबसे पहले मैं का मतलब सब्जेक्ट, मैं का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। ये लिख रखा देखो, सब्जेक्ट। मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। यहां पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट हमने ले लिया। अब हम मेन वर्ब लेंगे। मेन वर्ब
प्रयास करने को कहते हैं ट्राई, TRY। एस या ES लगाएं या ना लगाएं ये सब्जेक्ट से पता चलता है। यहां पर अगर ही, सी, इट या कोई नाम होता तो हम इस वर्ब के अंत में एस या ES लगाते, लेकिन अब सब्जेक्ट हमारे पास में आई है, आई, वी, यू, दे अगर सब्जेक्ट हो तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का प्रयोग नहीं करते। तो यह अब हम यहाँ पर एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। और अदर वर्ड इसमें कुछ है नहीं, तो ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार होगा, आई ट्राई। इसका नेगेटिव जब हम सेंटेंस बनाएं तो इसका सेंटेंस हम नेगेटिव बनाएंगे तो आई सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे। मैंने बताया था आई, वी, यू, दे के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आई के साथ में हम लगा लेते हैं डू, ये हेल्पिंग वर्ब भी ले लिया हमने। अब लगेगा नोट, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में नोट तो लगेगा ही लगेगा। और इंग्लिश में आपको ये अहम जानकारी है कि इंग्लिश में आपको नोट कहीं भी अकेला दिखाई नहीं देगा, ये आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही दिखाई देता है। इसके बाद में मेन वर्ब हमारा क्या है, ट्राई, TRY। आई डू नॉट ट्राई, मैं प्रयास नहीं करता हूं। इसके बाद में तीसरा जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे इस वाक्य में यहां थी, अब इसको सबसे पहले ले आते हैं डू, यहां पर ले आए, ये होगा डू। अब डू के बाद में सब्जेक्ट हमारा आई है, मेन वर्ब हमारा ट्राई है, और अदर वर्ड इसमें है नहीं, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव हम सेंटेंस का निर्माण कर रहे हैं। डू आई ट्राई, क्या मैं प्रयास करता हूं। नेक्स्ट और लास्ट जो इसमें जो सेंटेंस है वो हमें बनाना है इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक बी टेंस सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट आई हमारे पास में है, फिर नोट लगा देंगे, डू आई नोट, मेन वर्ब ट्राई, और अदर वर्ड इसमें है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू आई नॉट ट्राई, क्या मैं प्रयास नहीं करता। इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कोई भी सेंटेंस आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस का इंग्लिश और मैं आपको बनाकर दिखाता हूं किस प्रकार से बनता है। इसको मैं मिटा देता हूं, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अब हम सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वह का क्या लगता है, ही, वह को इंग्लिश में ही कहते हैं इसलिए ही लगा दिया। इसके बाद में ही के बाद में हमारे पास मेन वर्ब है खेलना, तो खेलना प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लगा दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाएं या नहीं लगाएं वो हमें सब्जेक्ट से पता चलता, और सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाते हैं। अब मैंने आपको एक नियम बताया था, किसी भी वर्ब के अंत में वाई हो तो उसके साथ में एस भी लगता है और ES भी लगता है। ES कब लगता है, जब कोई भी वर्ब के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट, ये ए है, ये तो स्वर है, ये तो वाउल है, इसलिए कॉन्सोनेंट नहीं है तो हम इसको लगाएंगे केवल एस। अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट होता तो हम वाई को आई में बदल देते और ES लगा देते। इसके बाद में अदर वर्ड है इसमें फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, FOOTBA फुटबॉल। ये रहा आपका सेंटेंस। अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हम ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही के साथ मैंने बताया डज के बाद में नोट क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, फिर मेन वर्ब प्ले PLAY। अब इसमें देखो यहां पर प्ले के साथ में एस या ES लगाएं या नहीं लगाएं, ये बहुत ही गहरी बात। यहां पर ये देखिए डू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ES लगा दिया तो ये डज बन गया। इसलिए एक सेंटेंस में हम किसी भी दो वर्ब के साथ में एस या ES नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर हमने पहले लगा दिया था तो यहाँ पर प्ले के साथ में हम एस या ES नहीं लगाएंगे, ये केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। ही डज नॉट प्ले FOOT फुटबॉल। नंबर तीसरा जो वाक्य हमारा इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है डज, इसके बाद में हम सब्जेक्ट हमारे पास में है ही, इसके बाद में है मेन वर्ब हमारे पास में है प्ले,
इसके बाद में हमारे पास में मेन वर्ब के पास में क्या है, अदर वर्ड है फुटफॉल, FOOTBALL फुटफॉल। और अंत में लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर डज के साथ में डू के साथ में ES लगा, इसलिए यहाँ पर पहले में SAS नहीं लगाया गया। अंतिम यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज लगा दिया, इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे ही लगा देंगे, इसके बाद में नोट लगाएंगे लगा देंगे नोट भी, इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे लगा देंगे प्ले, इसके बाद में अदर वर्ड लगाएंगे फुटबॉल, FOOT फुटबॉल। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। आप एक बार इस सारे बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं स्ट्रक्चर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में आप इसे अपनी नोटबुक में या कहीं भी आप इसको लिख लें। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो साथियों, अगर आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।